जितने भी बाहर से मिलिटेंट आते हैं उनको शेल्टर देने वाला कौन है? शेल्टर तो लोकल ही मिलता है ना उनको। इतना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, उनकी कमर टूट गई है। टैक्स आने वाला समय पीओजे के हम छोड़ेंगे नहीं, पीओजे के लेके रहेंगे। भैया हम तो गवर्नमेंट बनाने वाले थे, लेकिन कहीं कोई ऐसी चूक रहेगी होगी, 2-4 सीटें जो हमसे निकल गई, अगर वो सीटें हमारे पास होती आज अब सरकार में होती। भाषा रखो, आप कौन मना करता है आप मराठी मत बोलो? आप मराठी बोलो, लेकिन हिंदुस्तान अगर एक है तो हिंदुस्तान की नेशनल भाषा हिंदी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से वहां पर सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी ने भी जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से उन्हें काफ़ी बढ़ चढ़कर सीटें हासिल हुई, और उसके बाद जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ और जिस तरीके से दुखद उस हमले में लोगों की जानें गईं, उसके बाद तरह तरीके के सवाल उठे, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठे, आतंकवाद को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए, तमाम इशू क्रिएट हुए। तमाम मुद्दों पर जम्मू कश्मीर के क्या स्थानीय मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर अभी वहाँ पर बीजेपी जो है उनको उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राज्य में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी जी। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर से आप आते हैं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा अहम स्टेट है हिंदुस्तान का, मुकुट जिसे कहते हैं। क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर? सर मैं तो ना आज गया था उज्जैन, कल मैं अपना सुना लूँ। मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा है, क्यों ना गुरु जी का आशीर्वाद लेके चला जाए यहाँ से। तो मैंने फ़ोन किया यहीं पे, तो मुझे टाइम मिल गया, तो मुझे आशीर्वाद भी मिल गया गुरु जी का कि उनका इतना बड़ा लंबा जीवन, 94 उनकी एज हो गई है, हम छोटे से एज के ऊपर चल रहे हैं। तो आज मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना गुरु जी का आशीर्वाद लिया जाए। तो आज वहीं आने से और मुझे आपसे भी मिलना हो गया। तो आप जम्मू की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। जम्मू की सिचुएशन तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी हुआ ना पहलगाम के अंदर, जो भी करते हैं ये लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जम्मू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी मेहनत करके कश्मीर के अंदर इतना अमन आराम लाया था मोदी जी ने, इतनी मेहनत की कश्मीर के लिए। जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, पूरी प्यार से लगे हुए वहाँ पे काम कर रहे हैं। अमित शाह जी हर मेरे साल में 1-2 टूर उनका कश्मीर का रहता ही रहता है, जम्मू का भी साथ में होता ही है। नहीं खाली कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं है, उनका जम्मू की तरफ भी ध्यान है। लेकिन यह कि उन लोगों ने अपने पैरों पे कुछ कुल्हाड़ी मारी है। जितने भी बाहर से मिलिटेंट आते हैं उनको शेल्टर देने वाला कौन है? शेल्टर तो लोकल ही मिलता है ना उनको, लोग ही उनको शेल्टर देते हैं, तभी वो ऐसे ऐसे कांड करते हैं। और जो कांड अभी पहलगाम के अंदर किया है, तो वो तो देखना तो क्या, बंदा सुन भी नहीं सकता किस किस्म का कांड था। तो आज अगर कोई नुकसान किया, उन्होंने अपना नुकसान किया है। अगर यही हिसाब रहा, टूरिस्ट अगर वहाँ पे ना आए तो क्या उनका पहलगाम हमले की आप बात कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए कि आखिर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी जहाँ पर यह हमला हुआ। 1-2 किलोमीटर के एरिया तक ना तो केंद्रीय सुरक्षा बल थे, ना तो राज्य सरकार की पुलिस वहाँ पर हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा चौक चांद है पूरी, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोकल शेल्टर मिलता है उन लोगों को, लोकल शेल्टर, जैसे मैं किसी गांव में रहता हूँ, मेरे पास कोई आएगा, मुझे महल्ले वालों को थोड़े पता चलेगा ये कौन है। लोकल शेल्टर जो देने वाले हैं, कसूर उनका सारा। बाकी ये नहीं है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी पूरी जम्मू से लेकर कश्मीर तक, यानी पठानकोट से लेकर कश्मीर तक जगह जगह आपको सिक्योरिटी मिलेगा। अभी देखो अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े आराम से चल रही है, बड़े आराम से चल रही है सारी यात्रा इसकी, पूरे हिंदुस्तान से दुनिया आ रही है और फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं यात्रा के अंदर। आपने वैष्णो देवी की यात्रा देखो, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जब तक उनका लोकल उनको जो शेल्टर मिल रहा है ना, उससे जो चीज़ें हमना होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, करीब 9 जो आतंकी लॉन्चिंग पैड थे उनको तबाह कर दिया, बाकी भी बचे हुए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है, सरकार स्पष्ट कर चुकी है। तो आपको लग रहा है इससे आतंकवादियों की कमर टूटी? भैया मैं खुद बॉर्डर पे रहता हूँ, मेरा गढ़ बॉर्डर से, मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। हमारे यहाँ थोड़े आगे जाके चिकन नेगो शुरू हो जाता है, क्या नाम है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो शुरू होता है। तो हम वहीं के रहने वाले हैं, मुझे पता है कि बॉर्डर पर क्या क्या तकलीफें लोगों की। लेकिन जितना बेड़ा गर्क मेरे सामने जो उनका पाकिस्तान वालों को किया ना, तो लेकिन दिखता नहीं हमें, लेकिन किया ऐसे किया उन्होंने, जैसे जैसलमेर के अंदर या अपने अमृतसर के आगे जो किए इसने,
और खासकर मेरे लोकल होने के नाते मुझे पता है कि हमारे सामने बजवात एरिया पड़ता है, जिसको चिकन नेक बॉर्डर बोला जाता है। वहाँ एक लूनी पोस्ट थी, लूनी पोस्ट सामने सामने तबाह कर दी सारे हमारे लोगों ने। वहाँ उनका बेस कैंप था उनका लूनी पोस्ट का। तो ये है कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें दिखता अपने वाला कि हमारे सामने हमारे घर के सब बाजू में कहीं बम फट गया, कहीं वो शेल्टर हो गया, कहीं वहाँ पे वो पड़ गया, ग्रेनेड पड़ गया। लेकिन जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, उनकी कमर टूट गई है उनकी। लेकिन ये है कि बेशर्म लोगों की, वो कहते हैं ना, वो क्या हुआ, वो एक कहावत होती कोई ऐसी का, बेशर्मी। वो तो बेशर्मी का उनका ये है, तो बेशर्मी उनको किसी हद तक पाकिस्तान को ले डूबेगी। अच्छा, एक चीज़ सवाल और आप लोगों से विपक्ष पूछ रहा है, तो केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो अलग बात है, कि आप लोग ने सीज फायर कर दिया। जब हम उनको मार रहे तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा मौका था पीओके लेने का। बिल्कुल पीओके लेने का मौका था, मौका था। लेकिन जो जैसे होता ना, वो क्या नाम, हमको मार रहे थे। जो हमारा लक्ष्य था ना, जो लक्ष्य हमें लेके ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, वो लक्ष्य हमारा था जितने भी मिलिटेंटों के, टेररिस्ट के जो भी बेस कैंप है उनके सारे खत्म करने, वो हमने सारे खत्म किए। वो वही बेस लेकर में ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था मोदी जी। उसके ऊपर तो हम खरा उतरे हैं, पूरा उतरे हैं। और नेक्स्ट आने वाला समय पीओजे के हम छोड़ेंगे नहीं, पीओजे के लेके रहेंगे, पीओके वापस लेकर, बिल्कुल वापस लेके रहेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से हमला हुआ 6-7 मई की रात थी, वो दरमियानी रात थी, उस वक्त क्या माहौल क्या था घाटी के अंदर? घाटी के अंदर तो नॉर्मल प्रॉब्लम था, लेकिन घाटी वाले डरे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मोदी जी कुछ करेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। और मोदी जी ने करके दिखा दिया। मैं उस समय मैं खुद, मुझे रात को 2:47 की तरफ से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन आता है। मैं उससे पहले टीवी देख रहा था कि ये क्या हो गया, अपनी समझ से परे था। अच्छा, आप लोगों को भनक थी, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को भनक थी कुछ? बिल्कुल नहीं, बन तो ये थी कि कब होना, कभी भी हो सकता है। और मैं बॉर्डर पर रहने वाला हूँ, रात को अलर्ट रहते हैं हम लोग, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर चौकन्ने तो रहना बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए मुझे रात को 1 कोई 1:45 के बाद जब मुझे पता चल गया, टीवी देख रहा था, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से फोन भी आ गया, लेकिन मुझे पूरा बॉर्डर अपने लोगों को अलर्ट कर दिया पूरा। और हम लोग चकन्ने, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले चकन्ने, अपनी फोर्सेस के साथ हम कंधे से कंधा मिला कर रहते हैं। जब तक हमारी फोर्सेस उनके साथ, हम लोग उनके साथ बैठे हैं, हम कहीं बॉर्डर का बाल भी बांका नहीं होने देंगे अपना। ऑपरेशन सिंदूर से इतर हटकर आते हैं, जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जिस तरीके से चुनाव हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आपने तैयारियां की, कहाँ चूक रह गई, सत्ता तक क्यों नहीं पहुंचे? भैया हम तो गवर्नमेंट बनाने वाले थे, लेकिन कहीं कोई ऐसी चूक रहेगी होगी, 2-4 सीटें जो हमसे निकल गई, अगर वो सीटें हमारे पास होती, आज हम सरकार में होते। और मुझे अपने मोदी जी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जो हमारी सेंटर के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, हमें भरोसा है कि हम एक बार कश्मीर के अंदर अपना डोगरा चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बनाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जब घाटी की बात आती है, वहाँ पर आप लड़ते तो हैं, लेकिन वोट बैंक में कोई तरक्की नहीं होती है। शायद यही वजह रही कि चुनाव नहीं। सर, वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना जी, खाली मुस्लिम पॉपुलेशन, आस्ता आस्ता उन्हें समझ आ रही है। जैसे भी पहलगाम वाला कांड हुआ, होटलों वाले जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, सारे रो रहे हैं। वो आस्ता आस्ता उनकी आंखें खुल रही हैं, कान उनके खुल रहे हैं कि जो हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन उनमें कुछ होते ना कट्टरपंथी लोग, अभी उनका दिमाग ठिकाने नहीं आया। बाकी जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका दिमाग ठिकाने आ गए, वो इस चीज़ को एहसास करने लगे हैं, जो भी हुआ पहलगाम के अंदर गलत हुआ, क्योंकि उनका जो भी हुआ उसका नुकसान उनका होने वाला है। जम्मू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन उनका अपना नुकसान होने वाला है, इसलिए वो चीज़ आस्ता आस्ता उनको समझ आ रही। एक और सवाल उठता है जम्मू कश्मीर को लेकर, आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर दर्शकों को बताइएगा। पूर्ण राज्य की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही, चुनाव से पहले भी की गई, चुनाव के बाद भी की गई। हालांकि पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला सरेंडर हो गए और कहा कि मैं किस मुंह से पूर्ण राज्य का दर्जा मांगूं। मोदी जी बार बार कहते आए हैं, अमित शाह जी भी कहते आए हैं कि हम पूर्ण सरकार देंगे, लेकिन समय आने पर देंगे। ऐसे भी वहाँ की ऐसे हालात, ऐसा नहीं हुआ है जो उनको पूर्ण सरकार दी जाए। पूर्ण सरकार हमें मिलेगी, और पक्का मिलेगी। जो मोदी जी का वायदा है, अमित शाह जी का वायदा है, वो अपना वायदा पूरा करेंगे। एक और सवाल उठ रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी और जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां की, सफलता तो आपको काफ़ी मिली, लेकिन क्या लग रहा है आने वाले दिनों में या कभी भी, जब कभी भी चुनाव होगा भविष्य में, तो बीजेपी क्या सत्ता करीब पहुंचेगी? भैया वही कहते हो ना, हमसे थोड़ी सी चूक रहेगी, थोड़ी सी चूक कम रहेगी। कहाँ पे? कहीं हम में ही कोई गलती हुई होगी।
मैंने कहा था कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर उनकी कोई गलती है या उन्होंने कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए, सब ठीक था, सब कुछ था, कहीं चूक रह गई तो हमारी खुद की चूक रह गई। मैं उसमें अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। हाँ, स्थानीय स्तर पर कहीं हमसे गलती रह गई होगी कि हम इतनी सीटें नहीं ला सके जिससे हम अपनी सरकार नहीं बना सके। और आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मोदी जी का हमें पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम अपनी सरकार बना के रहेंगे। आप पर यह आरोप लगता रहा कि आप लोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया, कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र को कि चुनाव कराइए भाई, इतनी तारीख तक लिमिट तय कर दी। तो क्या क्या लग रहा था, चुनाव क्यों नहीं समय से पहले हो? नहीं भैया, ऐसे नहीं है। अभी आप पहले बात शुरू की आपने हालात से शुरू ना, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, हालात को देखते हुए इसलिए वो सर थोड़ा थोड़ा आगे लटकाते गए। वो हालात की वजह से जब हालात ठीक हो तो इलेक्शन हो गई। अभी हालात ठीक रहे, पंचायतों की इलेक्शन भी होगी, म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन भी होने वाली हैं, लेकिन हालात के ऊपर डिपेंड करता है ना। हालात जब ठीक हुए, नॉर्मल हुए तो असेंबली की इलेक्शन हो गई। अब इलेक्शन ठीक है, पंचायत की इलेक्शन भी होगी, वो भी दोनों इलेक्शन आने वाली हैं। एक सर बड़ा विवाद चल रहा है भाषा को लेकर। भाषा हर स्टेट की अपनी अपनी स्थानीय स्तर की भाषा है। मैं यूपी से आता हूँ तो हमारी हिंदी है, मैं हिंदी बोलता हूँ। महाराष्ट्र में मराठी है, साउथ में चले जाओ अलग है, आपकी जैसे डोगरा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ, साउथ में भी इससे पहले शुरू हुआ था, तो आपको लग रहा है जिस तरीके से मराठी थोपी जा रही है ज़बरदस्ती, ये सब होना चाहिए? भैया, अगर मैं दिल्ली जाके नौकरी कर सकता हूँ तो क्या वो लोग नहीं आ सकते? अगर मैं खुद जाके रिक्रूटमेंट जाके हिस्सा ले सकता हूँ महाराष्ट्र में जाके, महाराष्ट्र वाले हमारे जम्मू में आ सकते हैं, पंजाब वाले जम्मू जा सकते हैं, हमारे लोग डोगरा लोग जम्मू आ सकते हैं। ठीक है, हमारी भाषा अपनी भाषा तो होती लगता है, जैसे अपने माँ बाप रहते हैं ना, अपने माँ बाप को कोई भूलता नहीं है, ऐसे अपनी भाषा को भूलता नहीं है। लेकिन जब आगे ना बात देश की जब आएगी तब तो देश एक है। जैसे हमारी जितनी लेबर आजकल आती है, जितने लोग काम करने के लिए आते हैं, क्या पंजाब के अंदर, क्या जम्मू के अंदर, जो मैं यहाँ देखता हूँ यूपी के अंदर, मेरे ख्याल 80% जितनी भी लेबर ना सारी बाहर से आती है, छत्तीसगढ़ से, अपने क्या नाम है इसका, तेलंगाना से, और ख़ासकर बिहारी। इतनी लेबर आती है ना, सारा वही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को हक है, वो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाके मजदूरी भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, और बिजनेस भी जाके कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान एक है। ठीक है, अपनी भाषा रखो, आप कौन मना करता है कि आप मराठी मत बोलो, आप मराठी बोलो, लेकिन हिंदुस्तान अगर एक है तो हिंदुस्तान की नेशनल भाषा हिंदी है तो हिंदी को बोलनी। शायद तभी कहा गया है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ना, अनेकता में ही एकता है, भाषाएं अपनी हैं, संस्कृति अपनी अपनी है। तो जिस तरीके से, एक सवाल और आखिरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी गहमा गहमी चल रही है, अभी फाइनल मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से क्या मैसेज है, वहाँ के बीजेपी के नेता क्या चाहते हैं, कौन अध्यक्ष बने? भैया, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि मेरे से जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं ना, हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा क्या नाम है पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा इसके ऊपर उन्हें ज़्यादा उनकी सोच है, जो उनको ये उनका काम है देखना किसी अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना। मैं इसके लिए कम्पिटेंट नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुखनंदन चौधरी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जम्मू कश्मीर अब शांत है, आवाम वहाँ की शांत है, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से विकास में चार चांद लगाने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और वो रंग ला रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।